कहते हैं अदालत वो जगह है जहां सच और झूठ की जंग लड़ी जाती है। यहाँ फैसले सिर्फ कानून की किताबों से नहीं बल्कि दलीलों की ताकत से भी होती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉली एलएलबी 3 की दुनिया में, जहां पहली बार दो जॉली एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। जी हाँ, एक तरफ है जॉली त्यागी, वो वकील जिसने छोटे छोटे केस लड़कर गरीबों और मजदूरों को आवाज दी। उसकी पहचान है उसका मासूम अंदाज और सीधी सीधी दलीलें। वहीं दूसरी तरफ है जॉली मिश्रा, जो अपने स्टाइल, चालाक दिमाग और तेज तर्रार सवालों के लिए जाना जाता है। उसके लिए केस सिर्फ केस नहीं बल्कि अपना नाम और शोहरत बढ़ाने का जरिया है। तो अब आप सोचिए दोस्तों, जब ये दोनों अदालत में टकराएंगे तो क्या होगा। एक तरफ गरीब जनता का जॉली तो दूसरी तरफ पावर और पैसे का जॉली, और बीच में खड़े होंगे जज सुंदरलाल त्रिपाठी, जिन्हें दोनों की नोकझोंक, मस्ती और दलीलों को संभालना है। तो फिल्म की शुरुआत होती है 2011 के राजस्थान के परसोल गांव से, जहां हमें राजा राम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक किसान है और वो अपनी बहू के साथ जिला अदालत आया हुआ है अपनी जमीन के केस के सिलसिले में। बात कुछ ऐसी है कि राजा राम ने एक ठेकेदार से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन जब राजा राम उसके पैसे नहीं लौटा पाया तो उस ठेकेदार ने राजा राम की नकली पेपर्स बनवाकर उसकी जमीन हड़प ली। राजा राम का यही कहना था कि वो पेपर्स नकली है, लेकिन ठेकेदार यहाँ साबित कर देता है कि सब कुछ असली है। और जब एक किसान अपनी आंखों के सामने अपनी जमीन को किसी और का होता हुआ देखता है ना, तो वो उसके लिए मौत के समान होती है। राजा राम के पिताजी ने और उनके पिताजी ने इस जमीन को बहुत संभाल कर रखा था, क्योंकि ये उनके पूर्वज की आखिरी निशानी थी। और राजा राम इस जमीन को अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन वो फौज में था और वो शहीद हो चुके हैं। राजा राम को अपना दुख झेला नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया और अपनी जान दे दी पानी में डूबकर। अब कहानी जो है वो कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम देख पाते हैं जॉली को, जो कि एक विचित्र से केस को लड़ने के लिए आया था। बात कुछ ऐसी है कि एक 80 साल के बुढ़े ने जब एक औरत से शादी की तो उसे सुहागरात वाले दिन मालूम चला कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, और उसका नाम है शशिवाला। और अब शशिवाला के ऊपर केस दर्ज हो चुका है कि उसने बुढ़े को लूटने की कोशिश की है, और शशिवाला का जो वकील है वो दरअसल में जॉली है। और जॉली का यहाँ सिर्फ एक ही काम है कि किसी भी हालत में शशिवाला को बेल दिलाई जाए। लेकिन जज साहब का ऐसा मानना है कि शशिवाला ने गलती की है और वो एक मुजरिम है, इसलिए जब तक उसका मेडिकल नहीं हो जाता तब तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन जॉली मिश्रा बताता है कि आप उसे किस जेल में रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ है कि वो औरत है या फिर आदमी। अगर उसे औरत या फिर आदमी किसी भी जेल में भेजा जाता है और उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा। ये देखते हुए जज साहब जो है वो अपना फैसला बदल लेते हैं और वो यहाँ शशिवाला को बेल दे देते हैं। जो काम जॉली करने के लिए आया था, ये काम जॉली मिश्रा ने कर दिखाया था। और फिर जाकर हमें मालूम चलता है कि शशिवाला का जो केस है वो केस दरअसल में जॉली मिश्रा का था ही नहीं। वो केस तो दरअसल में जॉली त्यागी का था और वो शशिवाला का इंतजार कर रहे थे कोर्ट के बाहर। और मालूम चलता है कि शशिवाला दरअसल में लड़का ही है, उसका नाम शशि है और वो इसी तरह के बुड्ढों को लूटने का काम करता है। लेकिन बेल दिलवाने की जिम्मेदारी तो जॉली त्यागी की थी, लेकिन शशिवाला जो है वो जॉली त्यागी की जगह पर जॉली मिश्रा के पास पहुंच गया। दोनों का नाम जॉली होने की वजह से ये कंफ्यूजन जो है वो बहुत महीनों सालों से चला आ रहा है। शशि बताता है कि उसे बेल मिल चुकी है और मुझे जॉली मिश्रा ने बेल दिलाई है। बेल मुझे कोई भी जॉली दिलाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बदले में शशि ने जॉली को 5,000 रुपए भी दिए हैं। ये सुनने के बाद जॉली त्यागी को आ जाता है गुस्सा और वो जॉली मिश्रा के पास पहुंच जाता है। जॉली मिश्रा बहुत अच्छे से जानता है कि आज ये भड़का हुआ है क्योंकि आज मैंने इसके क्लाइंट को चुराया है, इसलिए त्यागी जो है वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। और अब क्योंकि जॉली मिश्रा को शशि से 5,000 रुपए मिले हैं, इसलिए जॉली त्यागी चाहता है कि उसे इन पैसों में से आधा पैसा मिले। तो बहुत नाटक करने के बाद जॉली मिश्रा जो है वो जॉली त्यागी को 2,500 रुपए दे देता है। देने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ था, लेकिन आज की दिहाड़ी तो जॉली मिश्रा को मिल चुकी थी। वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और अपनी वाइफ को बताया कि आज की दिहाड़ी उसे मिल चुकी है। लेकिन मालूम चलता है कि जॉली मिश्रा की वाइफ का अब एक बुटीक का बिजनेस है और वो जॉली मिश्रा से भी ज्यादा अच्छा पैसा कमा लेती है। लेकिन हालात जैसे पहले थे वैसे अभी भी है, क्योंकि जॉली मिश्रा को अपने घर जाकर रोटियां बनानी पड़ती है। आगे हम देखते हैं जॉली त्यागी की वाइफ संध्या को, जो कि एक एनजीओ में काम करती है और संध्या जो है वो अक्सर जॉली त्यागी के लिए
ऐसे उल्टे सीधे केस लाती रहती है जिनमें जॉली त्यागी को बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते हैं। और हाल ही में संध्या जो है वो जॉली त्यागी को एक और केस देती है जो कि 40 किसानों का केस था जो कि जमीन से संबंधित था। इसलिए यहाँ पर जॉली त्यागी जो है वो अपना दिमाग लगाता है और बड़े ही चालाकी से इन सारे 40 किसानों को जॉली मिश्रा के पास भेज देता है। जब जॉली मिश्रा को मालूम चला कि ये सारे 40 किसान जो है वो जॉली को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं तो जॉली मिश्रा झट से उनका केस ले लेता है। सारे 40 किसानों के जमीन के कागज वो बनाता है। सभी के 100 रुपए के स्टाम्प और सभी का खर्चा लगभग 500 रुपए का आया था। शुरुआत में तो जॉली मिश्रा को बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये काम करने के बाद तो अब उसके पास ढेर सारा पैसा आने वाला है। लेकिन जॉली मिश्रा को नहीं मालूम है कि दरअसल में उन किसानों के पास पैसे तो है ही नहीं। वो किसान जो है वो जॉली मिश्रा को चिल्लर देकर जाते हैं। कुछ किसान जो है वो जॉली मिश्रा को फल फ्रूट और गन्ने देकर जाते हैं जो देखकर जॉली मिश्रा को बहुत बुरा लगा। और फिर थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर जॉली त्यागी आ जाता है। जॉली त्यागी का ये एक बदला था जो उसे पूरा करना था और आज जाकर जॉली त्यागी का ये बदला जो है वो पूरा हुआ था। जिसके बाद हमें हरिभाई खेतान को दिखाया जाता है जो कि इंडिया का बहुत बड़ा उद्योगपति है। उसकी इंपीरियल नाम की एक कंपनी है जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हरिभाई खेतान के पास बहुत सारा पैसा भी है जिनकी बदौलत वो हर किसी की जमीन खरीद लेता है। इसी तरह से उसने राजस्थान की परसौल गांव की भी बहुत सारी जमीन को खरीदा था। तो गांव परसौल के लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जमीन दे दी थी लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे। लेकिन हरिभाई के लोगों ने, उनके ठेकेदारों ने उन्हें डराया, धमकाया और लालच देकर उनसे वो जमीन जो है वो अपने नाम करवा ली। लेकिन उन्हीं में से एक नाम ऐसा भी है जो अपने जमीन के लिए लड़ना चाहती है। उनका नाम है जानकी और जानकी जो है वो संध्या के थ्रू जॉली त्यागी से अपनी जमीन का केस लड़वाना चाहती है, जिसके लिए जॉली त्यागी तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था क्योंकि उसे मालूम है कि जानकी एक गरीब औरत है और उसके पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं होंगे। जॉली त्यागी जो है वो ये केस सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के कारण लड़ने वाला था। लेकिन जब जानकी जॉली से मिलने के लिए आती है तो यहाँ पर जॉली त्यागी उनसे कह देता है कि मैं वो जॉली नहीं हूँ जो कि आपका केस लड़ने वाला है। दरअसल में वो जॉली मिश्रा है क्योंकि उसे मालूम है कि जानकी के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो उसे जॉली मिश्रा के पास भेज देता है। लेकिन जब जानकी जॉली मिश्रा के पास गई तो जॉली मिश्रा की हालत देखकर तो वो भी हैरान रह चुकी थी क्योंकि पिछले दिन ही जॉली मिश्रा के हाथों से बहुत सारा पैसा चला गया है, बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए जॉली मिश्रा जो है वो इस केस के लिए मना कर देता है। अब जानकी को मालूम चलता है कि जिस जॉली के पास उसे जाना था वो दरअसल में जॉली त्यागी ही है। इसलिए जानकी जो है वो जॉली त्यागी के घर के बाहर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद जब ये बात संध्या को मालूम चली तो संध्या ने जानकी को अपने घर के अंदर बुलाया और संध्या ने यहाँ जॉली त्यागी को खूब फटकार लगाई क्योंकि जानकी के साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर आखिर में जॉली त्यागी इस केस को लड़ने के लिए मान जाता है और फिर तुरंत ही कोर्ट पहुंच जाता है, वकालतनामा भरता है, उस पर जानकी की साइन लेता है और कोर्ट पहुंच जाता है जहां मुलाकात होती है सुंदरलाल त्रिपाठी से, जो कि यहाँ पर जॉली त्यागी को देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुके थे और उनकी आंखें तब और फटी की फटी रह जाती है जब उन्होंने अपने सामने ही जॉली मिश्रा को भी देखा। ये दोनों वो बंदे हैं जिनकी वजह से सुंदरलाल त्रिपाठी के घर में हार्ट अटैक आते रहते हैं। जब जॉली एलएलबी 1 आई थी तब सुंदरलाल त्रिपाठी को हार्ट अटैक आया था और जब जॉली एलएलबी 2 आई तब सुंदरलाल त्रिपाठी को हार्ट अटैक नहीं आया था बल्कि उनकी वाइफ को आया था। सुंदरलाल त्रिपाठी तो पहले हार्ट अटैक से बच गए थे लेकिन उनकी वाइफ नहीं बच पाई थी। तो सुंदरलाल त्रिपाठी जो है वो दोनों जॉली से कह देते हैं कि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग कोर्ट में मर्यादा से रहेंगे क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार कुछ भी हो, मैं कुछ भी झेल नहीं पाऊंगा। तो कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट होती है और मालूम चलता है कि जॉली त्यागी जो है वो जानकी का केस लड़ रहा है तो वही जॉली मिश्रा जो है वो जानकी के विपक्ष में केस लड़ रहा है। और जॉली मिश्रा ने काफी अच्छी स्टडी की थी, इसी वजह से उसने जानकी को गलत ठहरा दिया है। और यहाँ पर अब जो जानकी का केस है वो पूरी तरह से ठेकेदार की तरफ झुक रहा था। असल में ये सारे ठेकेदार जो है वो हरिभाई खेतान के लिए काम करते हैं और यहाँ पर जॉली भी उन्हीं के लिए अब काम करने वाला था। तो ये केस जॉली ने आराम से सॉल्व करवा दिया था, जिसके बाद जॉली को हरिभाई खेतान ने अपने घर बुलाया था जहां पर एक विशाल पार्टी हो रही थी। और हरिभाई खेतान से मिलना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है, उनसे मिलने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती है। लेकिन हरिभाई खेतान ने यहाँ पर जॉली को पहचान लिया था
क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज जो जॉली ने केस सॉल्व करवाया है वो बहुत जरूरी है। होने को तो वो एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल लॉयर को हायर कर सकते थे, लेकिन अगर किसी प्रोफेशनल लॉयर को हायर करते तो ये खबर जो है वो मीडिया तक जा सकती थी। लेकिन जॉली ने बहुत ही चालाकी से इस केस को सॉल्व किया है। जॉली यहाँ पर हरी भाई खैतान से कहता है कि घर में बहुत तंगी चल रही है, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, इसलिए कृपा कर आप मुझे मेरी फीस दे दो, जो कि लगभग 25,000 रुपए की थी। ये सुनकर हरी भाई खैतान कहता है कि हम 25 नहीं तुम्हें 50 देंगे और अब तुम हमारे लिए ही काम करोगे। लेकिन जॉली मिश्रा को 50,000 रुपए महीने थोड़े कम लग रहे थे, लेकिन हरी भाई खैतान बताता है कि 50,000 रुपए महीने नहीं बल्कि 50,000 दिन का तुम्हें मिलने वाला है। ये सुनने के बाद जॉली मिश्रा जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो जब जॉली मिश्रा जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने घर के बाहर जानकी को बैठा हुआ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जानकी यहाँ पर क्यों आई है। जानकी दरअसल में यहाँ जॉली मिश्रा को अपनी कहानी बताने आई थी, जो कि एकदम सच्चाई थी। वो बताती है कि हरी भाई खैतान एक बहुत ही बुरा आदमी है। वो बताती है कि जब उसके पति राजा राम की मृत्यु हुई थी तब हरी भाई खैतान जो है वो बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट के लिए परसौल आया था। हरी भाई खैतान को बहुत अच्छे से मालूम था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी गलती की वजह से ही राजा राम की मृत्यु हुई है, इसलिए वो श्रद्धांजलि में शामिल हुआ और वो जानकी को 10 लाख रुपए देता है। वो उनकी मदद कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जानकी ने वो चेक जो है वो फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक दिया और कहा, जो जमीन तूने हमसे छीनी है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। वो जमीन हम किसी भी हालत में पाकर रहेंगे और हमेशा आपके प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे। लेकिन सभी के सामने इस तरह से जानकी ने उसके मुंह पर चेक फाड़ कर फेंका था। ये सारी चीजें हरी भाई खैतान को बुरी लग जाती हैं और अब उसने जानकी और उसकी फैमिली को सबक सिखाने का फैसला ले लिया था। और फिर अगले दिन अखबार में एक न्यूज आई कि राजा राम और उसकी बहू का आपस में चक्कर था, अफेयर था। इसी वजह से राजा राम को ये कदम उठाना पड़ा था। इसमें इंपीरियल कंपनी का कोई भी संबंध नहीं है। जब ये खबर राजा राम की बहू तक पहुंची तो उसने भी सुसाइड कर लिया। जो सारी चीजें जानकी की आंखों के सामने हुआ था, जो वो बिल्कुल भी देख नहीं सकती थी। तो जानकी ये सारी न्यूज जो है वो जॉली मिश्रा को सुना रही थी। जॉली मिश्रा को जब ये सारी बातें मालूम चली तो वो समझ गया था कि सचमुच ही हरी भाई खैतान बहुत ही बुरा आदमी है और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरी भाई खैतान ने उसे सारा सच नहीं बताया था। सारा सच जानने के बाद जॉली मिश्रा पूरी तरह से बौखला जाता है और वो तुरंत ही इंपीरियल कंपनी के मालिक हरी भाई खैतान के पास पहुंच जाता है। वो उनसे बात करता है कि आपने मुझे सारा सच नहीं बताया था, लेकिन हरी भाई खैतान तो उसे खरीदना चाहता है। उसने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफिस भी बनवाया था और चेक बुक पर उसके लिए एक बहुत बड़ी राशि भी भर कर रखी थी। वो उसे करोड़ों में खरीदने वाले थे। लेकिन जॉली मिश्रा कहता है कि आपकी नेटवर्थ जो है वो लगभग 38,000 करोड़ रुपए है और जानकी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 बकरियां हैं, जिनमें से एक बकरी जो है वो उसने मेरे नाम कर दी है। मतलब कि उसका 50% जो है वो उसने मेरे नाम कर दी है। तो अगर आप अपनी नेटवर्थ में से 50% मेरे नाम कर दें, जैसे कि जानकी ने की है, मतलब कि 19,000 करोड़ अगर आप मुझे दे दें तो मैं आपकी साइड हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हरी भाई खैतान बहुत अच्छे से समझ चुका था कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है और अब कोई भी नॉर्मल वकील इस केस को नहीं लड़ सकता है। इसलिए उसने सोच लिया है कि अब कोई इंटरनेशनल वकील ही इस केस को लड़ सकता है। लेकिन उससे पहले जॉली मिश्रा जो है वो जानकी से माफी मांगना चाहता है। वो जानकी से माफी मांगने के लिए जाता है और वो उनकी साइड होने वाला है। लेकिन यहाँ जॉली त्यागी को भरोसा नहीं हो रहा था। वो जानकी से कहता है कि इसमें भी इसकी कोई ना कोई चाल होगी, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जानकी कहती है कि हरी भाई खैतान एक शैतान आदमी है, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर हमें इस केस को लड़ना है, अगर हमें सचमुच ही इस जंग को जीतना है, तो मुझे दोनों जॉली की जरूरत पड़ेगी। जिसके लिए यहाँ पर दोनों मान तो जाते हैं, लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार कोर्ट में केस लड़ेगा कौन। तो जॉली त्यागी बताता है कि उसने इस केस पर अच्छी खासी स्टडी की है, इसी वजह से वो इस केस को लड़ेगा। जिसके लिए यहाँ जॉली मिश्रा मान तो जाता है, पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। तो वहीं हरी भाई खैतान भी इस जंग के लिए पूरी तरह से रेडी है। उसने भी लंदन से विक्रम नाम के एक प्रोफेशनल वकील को बुलाकर लाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो इस तरह के केस को चुटकियों में ही पहली हेयरिंग में ही निपटा देता है। लेकिन शायद विक्रम का पाला अभी तक इन जॉलियों से नहीं पड़ा है, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं है कि ये आखिरकार क्या चीज है। तो जब कोर्ट की हेयरिंग शुरू हुई और जब जॉली त्यागी ने अपने सारे मुद्दे जो है वो जज साहब के सामने रखे,
लेकिन विक्रम तो शुरुआत से ही जॉली त्यागी के ऊपर भारी पड़ रहा था। और तो और जॉली त्यागी यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक कर देता है। जो उसने सर्टिफिकेट जो अपील सबमिट की है उन सब में बहुत सारी स्पेलिंग की मिस्टेक थी। ये सारी चीजें जज साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो यहाँ जॉली त्यागी को अच्छी खासी फटकार भी लगा देते हैं। जो फटकार सुनकर जॉली मिश्रा हंस रहा था, क्योंकि ऐसी गलती जो है वो कोई भी वकील नहीं करता है। लेकिन एडवोकेट विक्रम ने पूरी तैयारी कर आया था। इस केस की अच्छे से स्टडी भी की थी, जिस वजह से वो ये केस जो है वो पूरी तरह से हरिभाई खेतान की तरफ झुक रहा था। इस केस का तो आज ही फैसला हो जाता। यहाँ सुंदरलाल त्रिपाठी जो है वो आज ही ऑर्डर करने वाले थे, लेकिन वो रुक जाते हैं और अगली डेट पर ऑर्डर सुनाने का कहते हैं। अब कोर्ट के बाहर जॉली त्यागी जो है वो जॉली मिश्रा से मिलता है। वो उसे बहुत सुनाता है, क्योंकि जॉली त्यागी जो है वो जॉली मिश्रा की मिस्टेक पर हंस रहा था, जबकि जॉली मिश्रा उसी की साइड है। इसके बावजूद उसने ऐसी हरकत की थी, तो यहाँ उन दोनों के बीच में बहस तो होती है, साथ ही उन दोनों के बीच में मारपीट भी हो जाती है। जब दोनों अपने अपने घर पहुंचे तो दोनों की वाइफ ने एक दूसरे को समझाया कि अगर तुम्हें इसी तरह से लड़ना है तो तुम्हें जानकी का केस नहीं लेना था। तुम्हारे चक्कर में जानकी पिस जाएगी और उसका जीना हराम हो जाएगा, उसे इंसाफ भी नहीं मिल पाएगा। अगर इस केस को जीतना है तो तुम दोनों जॉली को साथ में रहना होगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और एक दूसरे को काफी अच्छे से समझना भी होगा। तो अब फिर से दोनों की मुलाकात होती है और दोनों जो है वो अब ठीक तरह से काम करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हरिभाई खेतान एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अब सीन शिफ्ट होता है राजस्थान के परसोल गांव की तरफ, जहां हरिभाई खेतान के लोग जो है वो आज इस पूरे गांव को खाली करने वाले हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, लेकिन यहीं पर दोनों जॉली भी मौजूद थे। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि हरिभाई खेतान ने बहुत सारी फोर्सेस को यहाँ पर भेज दी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये लोग कुछ भी गलती करते हैं तो ये इन्हें मार पीट कर सारे गांव को खाली करवा देंगे। यही उनका प्लान था। इसलिए यहाँ पर दोनों जॉली जो है वो गांव वालों से कहते हैं कि तुम्हें ऐसी गलती नहीं करना है, बल्कि तुम्हें बस इनकी वीडियो रिकॉर्ड करना है। लेकिन हरिभाई खेतान के लोग बहुत चालाक थे। वो यहाँ के डीएम के ऊपर गोली चलवा देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। सभी तरफ भागदौड़ मच जाती है और जिस स्नाइपर ने गोली चलाई थी, यहाँ जॉली मिश्रा जो है वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जॉली मिश्रा उसे पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उस स्नाइपर को भी मार दिया था। जिसके बाद जॉली मिश्रा जैसे तैसे सभी लोगों को बचाता है और जॉली त्यागी को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, क्योंकि उसकी हालत जो है वो काफी गंभीर थी। अब कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट होती है, जहां पर विक्रम जो है वो जज साहब को बताता है कि उनके पास एक ऐसे एक्सपर्ट है जो कि सारी चीजें बताते हैं कि आखिरकार किस जगह पर कैसा डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए मिलिंद नाम के एक बहुत बड़े एडवाइजर को बुलाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के एडवाइजर होते हैं। वो जज साहब को बताते हैं कि उनकी रिसर्च के हिसाब से ये जगह जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन यहाँ जॉली मिश्रा बताते हैं कि मिलिंद जो है वो एक गवर्नमेंट एडवाइजर है और वो रिसर्च भी करते हैं, लेकिन वो रिसर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ हरिभाई खेतान की उन जगह पर करते हैं जहां पर कि वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कंपनियां खोलना चाहते हैं। पिछले 7 सालों से मिलिंद जो है वो सिर्फ और सिर्फ हरिभाई खेतान के लिए ही काम कर रहा है, जिसके बदले में हरिभाई खेतान ने मिलिंद को 26 करोड़ रुपए दिए हैं। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मिलिंद जैसे लोग जो है वो इन सारी जानकारी को इंपीरियल कंपनी के ठेकेदार को दे देते हैं और फिर ये ठेकेदार जो है वो गांव जाकर सारे किसानों को लालच देकर उन्हें ठग लेते हैं या फिर डरा देते हैं कि अगर तुमने ये जमीन हमें नहीं दी तो ये सरकार जब्त कर लेगी। आखिर में हम देखते हैं कि जॉली मिश्रा जो है वो एक विटनेस को पेश करना चाहते हैं। दरअसल में यहाँ पर जानकी भी आ चुकी थी जो बहुत बुरी तरह से घायल थी। यहाँ पर जॉली त्यागी भी आ चुके थे जो बहुत बुरी तरह से घायल थे और आखिर में आते हैं डीएम जिनको गोली लगी थी। डीएम जो है वो सभी के सामने सारा सच बता देते हैं कि आखिरकार हरिभाई खेतान क्या कर रहे हैं इन गांव वालों के साथ। जिसके बाद जॉली मिश्रा जो है वो ये केस जॉली त्यागी के ऊपर सौंप देता है और जॉली त्यागी कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक जगह की जरूरत है। अगर हरिभाई खेतान अपना फार्म हाउस उन्हें दे दे तो ये काम पूरा हो सकता है, लेकिन हरिभाई खेतान उसे नहीं दे रहे हैं। एक फार्म हाउस और है, अगर वो फार्म हाउस भी उन्हें मिल जाता है तब भी ये काम पूरा हो सकता है। वो फार्म हाउस दरअसल में एडवोकेट विक्रम का है, लेकिन वो भी इसे देने से साफ इनकार कर रहे हैं। चलो छोड़ो, एक घर है, अगर वो घर भी मिल जाए तो ये काम जो है वो पूरा हो सकता है। वो घर दरअसल में सुंदरलाल त्रिपाठी जज का होता है। सुंदरलाल त्रिपाठी कहते हैं कि मैं अपना घर नहीं दे सकता।
त्यागी कहता है कि मैं आपको इस घर के बदले में दुगना रकम दिलवाऊंगा, दुगना छोड़ो मैं तुम्हें 3 गुना रकम दिलवाऊंगा। लेकिन सुंदरलाल त्रिपाठी कहते हैं कि वो घर मेरा है, मंजूरी भी मेरी होगी और मेरी मंजूरी ये है कि मैं ये घर नहीं दे सकता। तो त्यागी कहता है कि हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी मंजूरी से सहमत है। तो फिर जानकी भी तो एक इंसान है। आखिरकार जब उसने मना कर दिया कि उसकी जमीन उसकी है, उसे नहीं देनी है, तो आखिरकार इन लोगों की जमीन को क्यों हड़प लिया जाता है? क्या ऐसे लोगों की कोई भी सहमति नहीं होती है? क्या हरिभाई खैतान जैसे लोग इन लोगों को हमेशा इसी तरह से लूटते रहेंगे? त्यागी यहाँ सुंदरलाल त्रिपाठी के सामने पूरे कोर्ट में एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है, जो सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी को देखते हुए सुंदरलाल त्रिपाठी जो है वो यहाँ अपना फैसला सुनाते हैं। और ये फैसला उन्होंने जानकी समेत परसोल गांव के पक्ष में सुनाया था। और हरिभाई खैतान को कहा गया था कि जो जमीन उन्होंने इन लोगों से हड़पी है वो जमीन उन्हें वापस करेंगे और जो भी कंपनसेशन बनता है वो सारा कंपनसेशन भी उन्हें देंगे। और तो और हरिभाई खैतान के ऊपर एक कमेटी बिठा ली जाएगी और सारी चीजें देखी जाएगी कि आज तक उन्होंने किस तरह की जमीन को हड़पी है। तो इस तरह से दोनों जोलियों ने मिलकर जानकी को इस केस को जितवाया था। जानकी के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि एक जंग थी, क्योंकि इस जमीन के बदले में उसने बहुत सारे लोगों को खोया था और आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।